रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार स्टूडेंट्स, रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की पिछली क्लासों में अपन ने पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स दोनों टॉपिक क्लियर किए थे। आज एक और नए टॉपिक के साथ अपन इसकी शुरुआत करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम कंपटीशन की दृष्टि से भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो जैसे टॉपिक का नाम है कि दैनिक जीवन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रसायन विज्ञान का या रसायनों का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा ये सोचें कि अपन सुबह उठने से लेकर के और रात को सोने तक क्या कोई अपनी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी न किसी रसायन का समावेश नहीं होता हो, या हम किसी न किसी केमिकल का किसी न किसी रूप में यूज ना करते हैं। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, हम पानी का यूज़ करते हैं, जल का, वाटर का, तो ये खुद भी एक केमिकल हो गया। वाटर इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट्स। तो ये तो कणाद ने सबसे पहले, बहुत पहले कणाद और डाल्टन ने हमें बता दिया था कि इस संसार का कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, जिनको आप परमाणु बोलते हैं या एटम बोलते हैं। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसमें किसी न किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं होगा, कोई परमाणु नहीं होगा। तो इसका मतलब हर वस्तु है वो आपके किसी न किसी रसायन से रिलेटेड जरूर होगी। तो मैं इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि पहले पानी के बारे में आपने एक दोहा सुना होगा। रहीमदास जी कह गए थे ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी एक एज ए केमिकल ही तो है ना। तो आज के समय के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है कि रहीमन रसायन राखिए, बिन रसायन सब सून, रसायन गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी रसायन के बिना जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो इम्पॉसिबल है। सो मैं वाइडली ये कह सकता हूँ कि नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। यानी आपके इस रसायन विज्ञान के बिना या किसी न किसी रसायन के बिना जिंदगी है वो संभव नहीं है। तो दैनिक जीवन में अपन किन किन रसायनों का उपयोग करते हैं, ये तो बहुत एक बड़ा पैमाना आपके पास में हो जाएगा। लेकिन अपने सिलेबस में जो अपन बात करेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ औषधियाँ अपने पास में काम लेते हैं, अपन साबुन और अपमार्जकों का यूज़ करते हैं। कुछ रसायन ऐसे हैं जिनका अपन खाद्य पदार्थों में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको अपन कपड़े वगैरह रंगने के अंदर प्रयोग में लाते हैं। तो इन रसायनों का की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे वो चीज़ है औषधि या मेडिसिन। दोस्तों, औषधि या मेडिसिन, जिसको अपन आम भाषा में दवाई बोलते हैं, ये क्या है? ये औषधियाँ या मेडिसिन है वो प्राकृतिक या संश्लेषित दोनों तरीके के हो सकते हैं। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, नेचुरल अकरिंग भी हो सकते हैं। संश्लेषित यानी इनको लैब में भी बनाया जा सकता है कि प्राकृतिक या संश्लेषित रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग बीमारियों को दूर करने में या फिर उनका उपचार करने में, उनका निदान करने में किया जाता है, औषधि कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। यदि मैं इसकी परिभाषा देना चाहूँ तो अपन ये दे सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस of
नेचुरल और सिंथेटिक ओराइजन, यानी वे रासायनिक पदार्थ या जो प्राकृतिक या संश्लेषित रासायनिक पदार्थ which are used for curing diseases, which are used for curing diseases are called medicines। ये अपन कह सकते हैं इनको, are called medicines। यानी वे प्राकृतिक और संश्लेषित रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग किसी रोग के निदान या उपचार में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? औषधि कहलाते हैं। अब रही बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये औषधि इस रोग के उपचार में प्रयुक्त की जाएगी? तो उस चीज़ का जो अध्ययन हम करते हैं, यानी किसी भी केमिकल की सहायता से, किसी रसायन की सहायता से किसी रोग विशेष का उपचार करना, हम जिस शाखा में सीखते हैं रसायन विज्ञान की, उस शाखा को कीमोथेरेपी बोला जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपयुक्त रसायनों की सहायता से रोगों का उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी कहलाती है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग सूटेबल केमिकल्स इज नॉन एज कीमोथेरेपी। तो ये एक और आपके पास में परिभाषा होगी कि दवाइयों का अपन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the suitable chemicals, which deals with curing diseases with the help of suitable chemicals is known as कीमोथेरेपी। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपयुक्त रसायनों की सहायता से रोगों का उपचार किया जाता है वो कीमोथेरेपी कहलाती है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद क्योरिंग डिजीजेज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल केमिकल्स इज नॉन एज ए कीमोथेरेपी। तो ये औषधियाँ क्या होती हैं, मेडिसिन्स क्या होती हैं, और मेडिसिन्स की स्टडी, ये तो हुआ रोगों की स्टडी कर रहे हैं अपन कि कौन से रोग का उपचार किस औषधि से किया जाएगा, वो कीमोथेरेपी है। लेकिन हम ये कहें कि हम केवल मेडिसिन की स्टडी करें, औषधियों का ही अध्ययन अपन करें, तो उसको आप मेडिसिनल केमिस्ट्री या चिकित्सा रसायन के नाम से भी आप उसको जानते हैं। अब दोस्तों दो चीज़ें आपके पास में आएगी। वो चीज़ें क्या आएगी? एक तो हमें इनका अध्ययन करने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम रोग को डायग्नोस करें और फिर उसके लिए मेडिसिन को डायग्नोस करें उस पर्टिकुलर रोग के लिए। तो ये जो आपके फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोगोनेसी है, इनकी अलग अलग ब्रांचें फिर आगे डिवाइड हो जाती हैं, तो वो बहुत डिटेल आपके 12th के लेवल से हो जाएगी, तो वहाँ पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन दो वर्ड अपने पास में बार बार आते हैं। एक अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं मेडिसिन, हिंदी में बोल रहे हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स और मेडिसिन क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या फिर दोनों अलग अलग चीज़ हैं? यदि हिंदी में उनका अपन अर्थ देखें तो दोनों का अर्थ है वो लगभग सेम सा हो जाता है।
तो ऐसा लगता है कि हम चाहे ड्रग्स बोल दें चाहे मेडिसिन बोल दें, दोनों का मीनिंग औषधि होगा, दोनों का ही उपयोग के रोगों के उपचार के अंदर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे हमारे पास में एक अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, या डिस्टिंक्शन बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग, कि मेडिसिन में और ड्रग में क्या डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस अपन बात कर रहे हैं कि मेडिसिन क्या होगी और ड्रग क्या होगी। किसको बोलोगे हम? तो मेडिसिन के लिए अपने कहा कि औषधियाँ जो होती हैं वो आपके पास में रासायनिक पदार्थ होती हैं जो रोगों का निदान करती हैं, लेकिन जिसका उपयोग सुरक्षित होता है। ऐसा नहीं कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो तब उसको औषधि कह देंगे, साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, विषैला प्रभाव है उनका नहीं होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, रोग पे होना चाहिए लेकिन अदर बॉडी मैकेनिज्म पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ए मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस। इसको मैं पहले मेडिसिन को आपके पास में डिफाइन कर रहा हूँ कि ए मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस, कि औषधि है वो रासायनिक पदार्थ है विच क्योर्स द डिजीजेज, यानी जो रोगों को ठीक करती है। तो सब्सटेंसेस विच क्योर्स द डिजीजेस। लेकिन अब इसके साथ और क्या क्या होना चाहिए? इज सेफ टू यूज, यानी इसका उपयोग सुरक्षित होना चाहिए। इज सेफ टू यूज, इसका उपयोग सुरक्षित होना चाहिए। हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी, यानी इसका विषैला प्रभाव नगण्य होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं दोस्तों में। हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी, यानी इसका विषैला प्रभाव नगण्य होना चाहिए। एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन, एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन, यानी इनके सेवन से आदत नहीं पड़नी चाहिए, लत नहीं लगनी चाहिए। सो मैं इसको अब ओवरऑल बोलूं कि ए मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच क्योर्स द डिजीजेज, यानी जो रोगों को ठीक करती है वो रासायनिक पदार्थ हो। इज सेफ टू यूज, जिनका उपयोग सुरक्षित हो। हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी, जिनका विषैला प्रभाव नगण्य हो। एंड डज नॉट कॉजेज एडिक्शन, यानी जिनके सेवन से लत नहीं लगे, आदत नहीं पड़े, आदि नहीं हो व्यक्ति इनका, वो ही रासायनिक पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं? मेडिसिन कहलाते हैं। लेकिन फिर ड्रग्स के लिए अपन बात करें, वो क्या होगी? वो भी तो एक केमिकल सब्सटेंस है, वो भी रोगों के उपचार में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ए ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंसेस विच ऑल्सो क्योर्स द डिजीजेज, यानी ड्रग हैं वो भी रासायनिक पदार्थ हैं जो भी रोगों का निदान करते हैं, उनका उपचार करते हैं। तो ड्रग क्या हो गई? ए ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस which also cures the diseases, यानी ड्रग भी वो रासायनिक पदार्थ है जो रोगों का उपचार करता है, लेकिन बट इज हैबिट फॉर्मिंग, इसकी आदत पड़ जाती है। इसका अधिक सेवन करें बट इज हैबिट फॉर्मिंग, यानी इनकी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। कॉजेज एडिक्शन, यानी लत लग जाए, वही चीज इसमें लिख रहा हूं मैं, कॉजेज एडिक्शन। एंड हैज सीरियस साइड इफेक्ट, गंभीर परिणाम इसके उत्पन्न होते हैं। एंड
हैज सीरियस साइड इफेक्ट। सो अब देखिए, ए ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस, यानी ड्रग हैं वो भी रासायनिक पदार्थ हैं, विच ऑल्सो कॉजेज क्योर्स द डिजीजेज, जो रोगों के निदान में काम में लिए जाते हैं, उपचार करने में काम में लिए जाते हैं। लेकिन इनमें और मेडिसिन में फिर अंतर क्या हुआ? मेडिसिन क्या थी? इज सेफ टू यूज, हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन। लेकिन ये क्या कर रही है? हैज सीरियस साइड इफेक्ट, गंभीर परिणाम इसके उत्पन्न होते हैं, एंड इज हैबिट फॉर्मिंग एंड कॉजेज एडिक्शन। इनके सेवन से क्या हो जाता है? व्यक्ति आदी हो जाता है, इनकी लत लग जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों डिफरेंस हैं मेडिसिन और ड्रग के बीच में। और यही कारण है कि जो डॉक्टर होते हैं वो किसी रोग का उपचार करने में जब तक कोई गंभीर बीमारियां नहीं उत्पन्न हो तब तक प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन करते हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल आपके पास में सिचुएशन हो जाती है तो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर में, जैसे बहुत भयानक पीड़ा जब शुरू हो जाती है, तब आपके कई बार ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो मेडिसिन करता है, डॉक्टर कभी भी ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करता है। तो ये जो दो भ्रांतियां चलती हैं कि भाई मेडिसिन का मतलब भी दवाई है, ड्रग का मतलब भी तो दवाई है, तो फिर दवाई और दवाई में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है साहब। मेडिसिन कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं उत्पन्न करती हैं, लेकिन ड्रग्स हैं वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं। मेडिसिन का यूज करना हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट आपके पास में हो सकते हैं। तो ये मेडिसिन में और ड्रग में अपने पास में अंतर होता है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार अपने को पूछ ली जाती हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे साहब कि ये मेडिसिन्स हैं ये कितने तरीके की होती हैं, औषधियों के प्रकार क्या क्या हैं, कितने भागों में आप इसको बांट सकते हो, तो ये कौन से रोग में, रोग के उपचार में प्रयुक्त की जाती हैं, उसी के आधार पर फिर इनका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। तो औषधियों के प्रकार और टाइप ऑफ मेडिसिन्स, इनके बारे में अपन बात करेंगे आज इस चैप्टर में। औषधियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स। कौन सी औषधि किस प्रकार के रोग के उपचार में काम आती है, उनके कुछ ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुपों के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। मैं पहले ग्रुप की एक बात करता हूं, जिसको अपन कहते हैं पीड़ाहारी या दर्द निवारक या एनाल्जेसिक्स। आप देखिए, इसमें नाम में ही पता लग गया आपको ये कौन सी औषधियां हैं जो शरीर से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित पीड़ा को या दर्द को दूर करती हैं। वो औषधियां क्या कहलाती हैं? पीड़ाहारी या दर्द निवारक, यानी वे रसायन जो पीड़ा और दर्द को कम करने में प्रयुक्त होते हैं, दर्द निवारक औषधि कहलाते हैं। द केमिकल्स विच रिड्यूस और एबोलिश पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स, यानी द केमिकल्स which reduces or abolish pain are called analgesic। यानी वे रसायन जो दर्द या पीड़ा को कम करने में या खत्म करने में काम आते हैं, उनको अपन एनाल्जेसिक कहते हैं। ये जो एनाल्जेसिक्स हैं या जो आपके पीड़ाहारी या दर्द निवारक औषधियां हैं, कौन सी हैं? अब दर्द को कम करने में काम में आती है ना, तो इनके लिए भी दो कैटेगरीज हैं। कुछ एनाल्जेसिक्स ऐसी होती हैं जिनकी लत नहीं लगती है, अनकॉन्शियसनेस नहीं आती है,
और जिनके सेवन से नींद नहीं आती है वो अलग प्रकार की हैं, और जिनसे अचेतना या निद्रा उत्पन्न हो जाती है, जिनकी लत भी लग जाती है, वो अलग तरीके के हैं। यानी एनाल्जेसिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एंड दीज आर, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनाल्जेसिक्स इज नॉन नार्कोटिक्स and second category is narcotics। आप देखो दोस्तों, नार्कोटिक्स, नार्को मतलब ये नर्व्स से रिलेटेड चीजें हो गई ना, तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, नर्व्स को ये अफेक्ट करती हैं। तो नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स, दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ एनाल्जेसिक्स। नॉन नार्कोटिक्स, इसको हिंदी में बोला जाता है अश्वापक पीड़ाहारी, और नार्कोटिक्स को बोलते हैं श्वापक पीड़ाहारी। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भी, और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं दोस्तों? सो जो नार्कोटिक्स हैं या नॉन नार्कोटिक्स हैं या अश्वापक हैं, इनके सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता है, लत नहीं लगती है इनकी। सो अपन ये कह सकते हैं कि दीज आर नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक्स की यदि मैं बात करूं कि दीज आर नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, यानी इनके सेवन से लत नहीं लगती है, इनमें ज्वरनाशी लक्षण पाए जाते हैं, यानी बुखार जब होती है, शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तब आप इनका यूज कर सकते हो। सिर दर्द है, बुखार है, बदन दर्द है आदि में इनका उपयोग लाभदायक होता है। सो दीज आर यूजफुल इन हेडेक। किस किस में? दीज आर यूजफुल इन, एक तो फीवर मैं इसको बोल देता हूं, हेड एक बोल देता हूं, मसल पेन, जॉइंट पेन, यानी वही सारी हैं कि बुखार में, सर दर्द में, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, जोड़ों में जो दर्द होता है, उनके अंदर ये क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। सो दीज आर यूजफुल इन फीवर, हेड एक, मसल पेन एंड जॉइंट पेन। ये अपने पास में कहने का मतलब हुआ। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? अश्वापक। एंड ये आपके अनकॉन्शियसनेस हैं या अचेतना है या निद्रा है, इनके सेवन से नहीं उत्पन्न होते हैं। मतलब इनका कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो वो तो मेडिसिन होनी चाहिए ना। तो ये जो होते हैं, इनके लिए मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ, हैज नो साइड इफेक्ट। इनका कोई गंभीर परिणाम या पार्श्व परिणाम, यानी रोग के अलावा ये अन्य कोई एक्टिविटी है वो बॉडी के अंदर नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब लेकिन इसके साथ साथ एक और मैं चीज़ कहूँगा जो अपन ने नार्कोटिक्स के बारे में। नार्कोटिक्स क्या होंगे? दीज आर एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूजफुल इन फीवर, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन, सीवियर पेन, सभी में इनका यूज हो सकता है। लेकिन ये हैबिट फॉर्मिंग हैं, इनके सेवन से लत लग जाती हैं। असहनीय दर्द जब होता है तब इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यक्ति इनके सेवन से आदी हो जाता है। कि ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीपनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी ये कब पैदा करती हैं? अचेतना और निद्रा उत्पन्न करती हैं ऑन फ्रीक्वेंट एंड सीवियर पेन कॉल्ड नार्कोटिक्स। ये क्या काम कर देती हैं? अब इन्हीं की बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये कौन सी ड्रग्स होती हैं। ये एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स हैं एक तरीके की, इनके सेवन से आदत पड़ जाती है, मतलब ये हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। क्या करती हैं ये? अभी हमने बात करी कि प्रोड्यूस स्लीपनेस, निद्रा उत्पन्न करती हैं, इनके सेवन से नींद आती है। इसका मतलब ये है
कि अनकॉन्शियसनेस, अचेतना आपके पास में हो जाएगी। अनकॉन्शियसनेस, अचेतना यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। और इनका यूज कब किया जाता है? यूज्ड इनटू सीवियर पेन, असहनीय जो दर्द होता है तभी इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहले मैं नॉन नारकोटिक्स के 2 एग्जाम्पल्स की यहाँ पर मैं बात करूँगा। जैसे एक आपके पास में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप लगा दिया मैंने OCOCH3 और COOH, एक ग्रुप आपके पास में ये है। और दूसरी जो एनाल्जेसिक है, लगभग इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और मैं बनाऊंगा, जो एमिडो आपके पास में व्युत्पन्न है, फिनोलिक ग्रुप से आ रहा है, तो NHCOCH3। दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये एक पॉपुलर एनाल्जेसिक है जिसको अपन बोलते हैं एस्प्रिन। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका। सो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड एस्प्रिन? 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यानी यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, 2 नंबर ये आ गया। सो IUPAC नाम क्या हो गया? ये हो गया साहब 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, एस्प्रिन का IUPAC नाम और संरचना पूछी जा सकती है। एस्प्रिन का IUPAC नाम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे बनता है? सैलिसिलिक एसिड के एसिटिलीकरण से इसका फॉर्मेशन होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, या मैं इसको एक और नाम से जान सकता हूँ। वो क्या कह सकता हूँ? इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोला जा सकता है। एसिटिल ग्रुप है ही और सैलिसिलिक एसिड, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन को कहा जा सकता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका नाम है पैरासीटामोल। ये भी बहुत पॉपुलर एनाल्जेसिक है, पैरासीटामोल। इसका नाम होता है 4-एसिट-एमिडोफिनॉल। देखो 4 नंबर पे है आपके एसिड एमिडो ग्रुप, तो 4-एसिट-एमिडोफिनॉल, ये आपके पैरासीटामोल का IUPAC नाम है। सो अब आपके यहाँ से वाइडली एक क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स आर एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। तो ये आपके सामने है। राइट द IUPAC नेम ऑफ एस्प्रिन, सो देन 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और अदर वे में इसका एक और नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एंड राइट द IUPAC नेम ऑफ पैरासीटामोल, देन 4-एसिट-एमिडोफिनॉल। तो ये इसमें 2 जो नॉन नार्कोटिक्स या अश्वापक पीड़ाहारी औषधियाँ हैं उनका आपके पास में नाम है। अब जो नार्कोटिक्स हैं, यानी जो काम वही करती हैं जो ये एनाल्जेसिक कर रही हैं, लेकिन हमने बात करी कि सीवियर पेन जब कहीं पर हो, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो, तब इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एडिक्टिव एनाल्जेसिक होती हैं, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, और स्लीपनेस और अनकॉन्शियसनेस है उसको प्रोड्यूस करती हैं। तो इनके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कई नाम आपने सुने होंगे, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। ये हेरोइन आपके फिल्मों वाली नहीं। सो पहला है आपके मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। दोस्तों मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन ये कहाँ से आपके पास में प्राप्त होती है? ये आपके अफीम का जो पौधा होता है, ओपियम जिसको बोलते हैं,
पेपावर सोमेनिफेरम इनका बॉटनिकल नेम होता है। इनसे ये प्राप्त किए जाते हैं। इनसे जो आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसके एसिटिलीकरण वगैरह से केमिकल मॉडिफिकेशन करके मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन बनाई जाती है। तो पॉपुलरली आप इनको क्या बोल सकते हैं, ओपिएट्स बोल सकते हैं। ओपिएट्स का मतलब है अफीम के जो व्युत्पन्न होते हों, डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ओपिएट्स। तो मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन ये संश्लेषित किए जा रहे हैं, बहुत अधिक महंगे हो जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ तभी करना चाहिए जब सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए दर्द के लिहाज से, तब इनका यूज आप किया कर सकते हैं। वरना ये क्या करते हैं, स्लीपनेस और अनकॉन्शियसनेस और ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स इनका प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, इनको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपके पास में एक और क्वेश्चन बनेगा, वो ये क्वेश्चन बनेगा जिसको अपन एक बात करेंगे, एस्प्रिन से रिलेटेड वो चीज़ लेंगे। तो मैं एक फॉर्मूला आपके पास में एस्प्रिन का यहाँ पर रहने देता हूँ, और जो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया जाएगा वो क्वेश्चन क्या होगा, उस क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो साहब वो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि यदि मैं एस्प्रिन को खाली पेट ले लेता हूँ, डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, बुखार का इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर जब भी हमें दवाई लिखता है ये लिखता है कि खाना खाने के बाद में लेना है, इसको खाली पेट नहीं लेना है। तो क्यों ऐसा वो लिख देता है? तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहूँगा, एक क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि क्यों इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। सो एस्प्रिन should not taken, aspirin should not taken empty stomach, यानी एस्प्रिन का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये क्या काम कर देती है? बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जब इसका जल अपघटन होता है इट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड, इट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एसिड बनाती है विच प्रोड्यूसेस अल्सर, विच प्रोड्यूसेस अल्सर्स in walls of empty stomach, in walls of empty stomach। तो अब ये एक आपके पास में क्वेश्चन बना, कैसे कर देता है वो भी चीज़ अपन इसमें अभी देखेंगे, एक रिएक्शन के तौर पे भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एस्प्रिन शुड नॉट टेकन empty stomach because on hydrolysis it forms salicylic acid which produces ulcer in walls of empty stomach। यानी एस्प्रिन का सेवन कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाती है जो आमाशय की दीवारों पर घाव उत्पन्न कर देती है या अल्सर उत्पन्न कर देती है। तो ये एक खतरा रहता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही रहता है कि एस्प्रिन का सेवन खाली पेट क्यों नहीं करना चाहिए, यार खाली पेट नहीं लेना चाहिए। वाई शुड एस्प्रिन नॉट टेकन empty stomach, क्यों नहीं करना चाहिए? कि एस्प्रिन शुड नॉट टेकन empty stomach because on hydrolysis it forms salicylic acid which produces ulcer in walls of empty stomach। खाली पेट लेने से हाइड्रोजल अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाती है जो आमाशय की दीवारों पर घाव उत्पन्न कर देती है। अब देखो क्या हो गया साहब, एस्प्रिन क्या थी आपके पास में? 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये कहानी थी। अब आमाशय की दीवारों में, आमाशय में HCl का सीक्रेशन होता है, तो यदि मैं इसका जल अपघटन करा दूं तो क्या होगा साहब? अब यदि इसका जल अपघटन होगा तो ये यहां से खुल जाएगा और एसिटिक एसिड आपके पास में बाहर निकल जाएगा, और जो एस्प्रिन आपके पास में है
वो अब किस में टूट जाएगी, बन जाएगी इस कंपाउंड में, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना देगा। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोमक का मीडियम है, आपके पेट का माध्यम है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया, और जब अम्ल की तीव्रता बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी पेट की, तो जो खाली आमाशय की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वहाँ पर घाव उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए एस्प्रिन का सेवन कभी भी खाली पेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात और अपन ये करते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी आप बुखार के अंदर एस्प्रिन या पैरासीटामोल का सेवन करते हैं तो इनके सेवन के 5-10 मिनट बाद में शरीर से अत्यधिक मात्रा में स्वीडिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है। अब वो जैसे ही पसीना वायु के संपर्क में आ रहा है, आपका शरीर ठंडा होने लग जाता है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल होने लग जाता है, बुखार उतर जाती है, जिसको अपन यही तो कहते हैं ना, बुखार उतर गई। तो ये बुखार में इसका प्रयोग क्यों लाभदायक है, क्योंकि एस्प्रिन और पैरासीटामोल का सेवन करने से अत्यधिक मात्रा में पसीना आता है, जो शरीर के तापमान को फिर नियंत्रित करता है, जिसको अपन ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो उसके कारण से इनका जो उपयोग होता है वो बुखार में लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये आपके एनाल्जेसिक्स थी, पीड़ाहारी या दर्द निवारक औषधियाँ थी। यहाँ से आपके पास में क्या क्वेश्चन बने, क्या एग्जाम्पल उनके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बार बार रिक्वेस्ट करने की ये ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। आप इनमें से कई क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब जो दूसरी औषधियों की मैं यहाँ पर बात करूँगा, औषधियों का जो दूसरा वर्ग है उसको अपन बोल रहे हैं प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। अब देखो, प्रशांतक मतलब शांत करने वाली। किसको शांत करने वाली? इसका मतलब है इसका जो इन औषधियों का उपयोग है वो अपन किसमें करेंगे, मानसिक रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाएगा। ये आपके पास में, और कैसे कर सकते हैं ये, क्यों मानसिक रोगों को कैसे इनका उपचार करते हैं कि ये जो है वो CNS को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको आपके प्रभावित करेंगे। तनाव, बेचैनी, घबराहट, व्यग्रता, चिंता, इन सब को दूर करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, तो एज ये आपके पास में पागलपन की दवाएं हैं। पहले प्राचीन समय में पागलपन की दवा के नाम से एक दवाई को जाना जाता था। पुराने टाइम पे सर्पदंश, यानी जब सांप काट लेता था तो उसके विष का इलाज किया जाता था। अपने एक पौधा पाया जाता है जिसको रावल्फिया सर्पेंटाइना बोलते हैं, सर्पगंधा, जिसकी सुगंध से सांप आते रहते हैं, उसका उपचार उस पौधे से किया जाता था। सर्पदंश का उपचार है क्योंकि उसमें रावल्फिया एल्केलॉइड पाया जाता था और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता था, जिससे आपके जो घबराहट वगैरह होती थी वो नहीं होती थी। तो प्राचीन समय में उसे पागलपन की दवा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये वही औषधियाँ हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं, यानी उनको प्रभावित करती हैं, उनको शांत करती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, जिसमें मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आती है, यानी ब्रेन आता है आपका, और स्पाइनल कॉर्ड आती है, उसको ये रिलैक्स करते हैं, उसकी नर्व्स को रिलैक्स करते हैं ताकि ये चिंता वगैरह है वो उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इस तरह की औषधियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रशांतक कहलाती हैं। तो मोटे तौर पे मैं ये कहूँ कि वे रसायन जिनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है वो प्रशांतक कहलाते हैं। यानी ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेज एंड द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेज आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। यानी आपके पास में ये चीज़ें आपके पास में बनी कि द केमिकल्स which are used for the treatment of mental diseases.
यानी वे रसायन जिनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है उनको ट्रैंक्विलाइजर्स या प्रशांतक कहा जाता है। अब साहब ये क्या करती है? दे अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। दे अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, और क्या काम है इनका? इनका काम है दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, यानी ये तनाव, बेचैनी, चिंता जिसको अपन बोल रहे हैं, उनको खत्म करती है। और किस तरीके से? एंड इंड्यूस द सेंस ऑफ वेल बीइंग, एंड इंड्यूस्ड द सेंस ऑफ वेल बीइंग। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कर रही हैं? देखो, दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस यानी तनाव, बेचैनी, व्यग्रता, इसको दूर करती हैं। और किस तरीके से? इंड्यूस्ड द सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करती हैं। और इसीलिए इनका ये जो एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो होते हैं स्लीपिंग पिल्स के, नींद की गोलियों के ये प्रमुख घटक होते हैं। यानी जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो नींद की गोलियों के प्रमुख घटक होते हैं। यानी दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स, यानी ये नींद की गोलियों के प्रमुख घटक होते हैं। तो ये तो इनके बारे में बात करी साहब कि ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ये चिंता, तनाव, बेचैनी, व्यग्रता को दूर करते हैं, अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करते हैं, नींद की गोलियों के प्रमुख घटक होते हैं। यानी द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेज आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। दे अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, they relieve anxiety, stress and induce the sense of well-being, and these are the essential component of sleeping pills। ये कहानी है आपके पूरे प्रशांतक के लिए और ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में। अब दोस्तों इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो वो खास तौर से आपको पूछे जाते हैं कि प्रशांतक औषधियों के उदाहरण बताइए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है आपके पास में क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ये एक ट्रैंक्विलाइजर्स है। मैपब्रोमेट, थर्ड आता है आपके पास में इक्वेनिल। तो क्लोरडाइजेपॉक्साइड, मैप्रोमेट, इक्वेनिल, बारबीट्यूरिक एसिड्स के जो डेरिवेटिव होते हैं, बारबीट्यूरिक एसिड, जिनको आगे चल करके अपन बारबीट्यूरेट्स कहते हैं, और उन्हीं के एग्जाम्पल होते हैं आपके पास में वेरोनल, सेकोनल एंड ल्यूमिनल। ये सारे बारबीट्यूरिक एसिड जो होता है उसके डेरिवेटिव होते हैं। एक और चीज़ दोस्तों मैं इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बारबीट्यूरिक एसिड्स, इसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो बारबीट्यूरेट्स कहलाते हैं। और ये बारबीट्यूरेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? जो मानव की जो क्रियाशीलता है, कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी जो होती है, बारबीट्यूरेट्स का काम क्या है? जो वर्क एफिशिएंसी होती है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
तो इसलिए कई स्पोर्ट्स पर्सन या जो एथलीट वगैरह होते हैं वो अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इन बारबिट्यूरेट्स का यूज करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिलाड़ी और एथलीट अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किस तरह की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और स्पेशली बारबिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको बारबिट्यूरेट्स बोला जाता है वो वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन्स और एथलीट हैं वो कई बार इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं कुछ: क्लोरडाइजेपोक्साइड, मैप्रोमेट, इक्वेनिल, बारबिट्यूरिक एसिड, वेरोनल, शैकोनल एंड ल्यूमिनल। ये आपके प्रशांतक औषधियों की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके के ग्रुप अपन ने पढ़े हैं साहब, एनाल्जेसिक पढ़ा, ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़ा, और एक तरीके का जो अपन ग्रुप पढ़ेंगे उस ग्रुप की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है अपने को, जिनको बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जीवी या एंटी माइक्रोबियल्स। तीसरे तरीके का जो ग्रुप अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रति सूक्ष्म जीवी या एंटी माइक्रोबियल्स। अब ये क्या चीज़ होती है? ये रसायन है जो सूक्ष्म जीव आपके जो होते हैं जिनको मैं बोलूँगा माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव। दोस्तों कौन कौन से होते हैं जिनको अपन जानते हैं कई बार? बैक्टीरिया के रूप में, फंजाई या कवक के रूप में, वायरस के रूप में। तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस ऑल आर नोन एज माइक्रोब्स। यानी ये रसायन है वो सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि की वृद्धि को रोकते हैं अथवा उन्हें नष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रति सूक्ष्मजीवी जो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस हैं इनकी ग्रोथ रोकते हैं, प्रिवेंट ग्रोथ, और या क्या कर देते हैं? किल देम, उनको मार देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो वो औषधियाँ कौन सी कहलाती हैं? एंटी माइक्रोबियल से कहलाती हैं। तो आपके पास में ये आया कि द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट or kill microbes or microorganism such as bacteria, viruses, fungi, etc. are called antimicrobials. So the chemical which are used to prevent, यदि मैं इनकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो ये बनेगी मेरे पास में कि the chemicals which are used to prevent or kill microbes or microorganism such as bacteria, viruses, fungi, etc. are called antimicrobials। यानी वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु और फंजाई, कवक, उनकी वृद्धि को रोकने या उन्हें नष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स या प्रति सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं। अब दोस्तों ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये रोग फैलाते हैं। अब इनके रोगों का या खुद इनको किस तरीके से रोका जा सकता है, इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो इनका जो नियंत्रण है वो 3 तरीके से किया जाता है। यानी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल एक्शन वो किस तरीके से करेंगे आप? 3 तरीके से करेंगे। यानी ये किस किस तरीके से आप रोक सकते हैं? एक अपने पास में होता है जीवाणुनाशी का उपयोग करके। अब जीवाणुनाशी का मतलब जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से क्या कर दे? नष्ट कर दे। तो बाय यूजिंग अ बैक्टीरिसाइडल ड्रग, पहला अपने पास में आता है कि जीवाणुनाशी का उपयोग करके अपन इनका यूज करते हैं। यानी बाय यूजिंग बैक्टीरिसाइडल ड्रग, ये काम किया जा सकता है। और ये काम क्या करते हैं?
ये वो औषधियाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं, यानी मेडिसिन्स विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। ये किल माइक्रोब्स, मैं सीधा सा यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ये सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती हैं, मार देती हैं, पूरी तरीके से आपके नष्ट कर देती हैं। फिर दूसरा जो तरीका होता है, जीवाणु रोधी का उपयोग करें अपन। दूसरा अपने पास में होता है जीवाणु रोधी का उपयोग करके। तो मैं ये भी कह सकता हूं बाय यूजिंग बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। और ये जीवाणु रोधी का मतलब रोक देना। किसको रोक देते हैं? ये प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। फिर तीसरा अपने पास में क्या काम होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके। इस तरीके से भी रोका जा सकता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है इससे, कि बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दें। तो ये प्रति सूक्ष्मजीवी, यानी जो सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को यदि हमें कंट्रोल करना है तो 3 रास्ते अपने को अपनाने पड़ेंगे। और वो 3 रास्ते क्या हैं? या तो हम क्या करें, किसी ऐसी औषधि का उपयोग करें जो उन जीवाणुओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दे, यानी बाय यूजिंग बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स, जीवाणुनाशी का उपयोग करके। ऐसी औषधियों का उपयोग करें जो उनकी वृद्धि को रोक दे, यानी बाय यूजिंग बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। और तीसरा ये करें कि हम अपने शरीर को ही तैयार करें, प्रिपेयर करें अपनी बॉडी को कि वो क्या कर लें, वो आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि कर दें, यानी बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो उनके लिए आपके पास में ये चीज़ें बन जाती हैं, यानी 3 तरीके आपके नियंत्रण करने के हैं। तो ये 3 तरीके हैं साहब जिनसे आप बैक्टीरिया का नियंत्रण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि ये कितने तरीके के होते हैं और उनमें अपन किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो साहब आपके प्रति एंटी माइक्रोबियल्स हैं, उनके खुद के भी कुछ प्रकार हो जाते हैं जिनको बोलते हैं अपन, एक इसका प्रकार है प्रतिजैविक औषधियाँ, या इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। अब देखो 2 वर्ड से मिलकर के ये बना है, एंटी और बायोटिक्स। एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइफ। तो ये क्या काम करते हैं? ये वो रसायन होते हैं जो जीवाणुओं, कवक और फफूंद के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा? प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, यानी इनके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और शरीर में जो संक्रामक रोग हैं उनको खत्म कर देते हैं। यानी ऐसी औषधियां हैं जो खुद ही किससे उत्पन्न हो रही हैं, किसी बैक्टीरिया के द्वारा, किसी वायरस के द्वारा, किसी फंजाई के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं और उसी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं। वो क्या कहलाती हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो इनकी वृद्धि को नष्ट कर सकती हैं, इनको खुद को मार सकती हैं। तो ये सारी औषधियां हैं वो आपके प्रतिजैविक औषधियां कहलाती हैं। सबसे पहले 19वीं सदी में, ऑलमोस्ट
1929 का ईयर था जहां पर दो वैज्ञानिकों ने एक साथ काम किया। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पॉल एरडिश, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था पॉल एरडिश। और उसी समय एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन दोनों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। आगे चल करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला, पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला आपके। सो पॉल एरडिश ने क्या किया? पॉल एरडिश ने आर्सेनिक बेस, आर्सेनिक बेस एक एंटीबायोटिक है, उसको सिंथेसाइज किया लेब के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं आर्सफेनामिन या सेल्वरसेन के नाम से जाना जाता है। सेल्वरसेन या इसी को बोलते हैं आर्सफेनामिन। तो ये एक एंटीबायोटिक्स है जो लेब में सिंथेसाइज जिसको किया गया। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके वूली और पार्शियली यानी पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से क्या हो सकती हैं? संश्लेषित हो सकती हैं। दोस्तों, दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसने आर्सेनिक बेस एक एंटीबायोटिक को संश्लेषित किया जिसका नाम था आर्सफेनामिन या सेल्वरसेन जिसको बोला जाता है। उसी समय 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने भी एक एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया जिसका नाम था पेनिसिलिन। और ये किससे प्राप्त किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई था, कवक था, उससे इसको प्राप्त किया। अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि संसार का सबसे पहला एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कौन सा है? जबकि आपके सामने 1929 में पॉल एरडिश और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोनों ने अपने अपने एंटीबायोटिक्स बनाए। तो सबसे पहली जो खोज की गई थी वो पेनिसिलिन की थी। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन हुआ जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया। अब आप कहोगे कि साहब ये पहला क्यों नहीं है? तो मैंने यहाँ पर कहा ना कि एंटीबायोटिक्स पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संश्लेषित रसायन होते हैं। ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रसायन था। तो आपको क्वेश्चन ये पूछे कि वूली या कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक देन आपके सेल्वरसेन या आर्सफेनामिन है, वरना केवल एंटीबायोटिक्स पूछे तो पेनिसिलिन है। क्योंकि पेनिसिलिन अर्ध संश्लेषित प्रतिजैविक है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से बनाया गया था, और ये आपका पूर्ण रूप से क्या है? कृत्रिम या संश्लेषित एंटीबायोटिक्स है। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसी कारण से आपके नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी एक अच्छी तरीके से आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। तो हमने ये कह दिया कि साहब ये इस तरीके से प्राप्त होती हैं आपके। अब कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की हो सकती हैं, जीवाणुनाशी और जीवाणुरोधी, बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसिडल है वो क्या करती है? टू किल माइक्रोब्स। यानी अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपके दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक को अपन कह रहे हैं बैक्टीरिसिडल यानी जीवाणुनाशी, और एक को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बैक्टीरियोस्टैटिक जिसको अपन बोल रहे हैं जीवाणुरोधी। तो जीवाणुनाशी और जीवाणुरोधी ये दो हैं। ये क्या करती हैं? टू किल माइक्रोब्स, और ये क्या करती हैं? टू प्रिवेंट माइक्रोब्स। इनका काम क्या है? इनका काम है टू किल माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों को मार देना, बैक्टीरिया को मार देना। और इनका काम क्या है? टू प्रिवेंट माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों को रोकना। रोकेंगे कैसे? वृद्धि को रोकेंगे। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं साहब? पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आर बैक्टीरिसिडल।
इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिसीडल कैटेगरी के अंदर आपके पास में आते हैं। फिर एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोररेम्फेनिकोल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोररेम्फेनिकोल, ये आपके बैक्टीरियोस्टैटिक या जीवाणु रोधी हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। अब अपन एक और चीज़ बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवाणु एक निश्चित परास पर काम करते हैं, उसी पर ये प्रभावकारी होते हैं और उस परास को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो द रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अफेक्टेड बाय एन एंटीबायोटिक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यानी उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ऑन द अबव बेसिस दीज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इस आधार पर एंटीबायोटिक्स 3 तरह की हो सकती हैं और वो 3 प्रकार आपके कौन कौन से हो सकते हैं उनको हमें बांटना है कि वाइड रेंज पर काम करते हैं, नैरो रेंज पर काम करते हैं और लिमिटेड रेंज पर आपके पास में काम करते हैं या किसी रोग विशेष के उपचार में काम आते हैं। तो एक आपके पास में आता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, या जिसको अपन बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। विस्तृत स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये क्या करते हैं? ये 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ये स्टेन है, अभिरंजित करने का तरीका है जीवाणुओं को, और ग्राम साइंटिस्ट ने ये इनको स्टेन किया था, इसलिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दोनों तरीके के बैक्टीरिया के प्रति क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं, यानी इनका जो वाइड स्पेक्ट्रम है उसको ये प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ही एंटीबायोटिक्स विच किल अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो विस्तृत परास का नाश करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो आपके विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। नाम एग्जाम्पल यदि आपको पूछें साहब, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है एमॉक्सिलिन होता है और एम्फिसिलिन और ऑफ्लोक्सासिन इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो मेनली आपको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना है एमॉक्सिलिन, फिर आता है एम्फिसिलिन और थर्ड जिसकी मैं बात करता हूँ ऑफ्लोक्सासिन। एमॉक्सिलिन, एम्फिसिलिन और ऑफ्लोक्सासिन ये क्या हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरीके से आता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सेकंड में इसकी बात करूंगा साहब संकीर्ण स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी रेंज पर ये काम नहीं करते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के प्रति प्रभावकारी होते हैं। तो फिर ये भी तो है, ये दोनों के प्रति हैं। ये क्या करेंगे? ये ओनली इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव, या तो केवल ग्राम पॉजिटिव के प्रति इफेक्टिव होंगे, या फिर क्या करेंगे? ओनली इफेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों में से किसी एक प्रकार के बैक्टीरिया के लिए ही ये क्या होंगे? प्रभावकारी होंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। और फिर जो थर्ड प्रकार के एंटीबायोटिक हैं उनको बोलते हैं सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या इनको अपन कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो सीमित स्पेक्ट्रम या ये क्या करते हैं? ये एक जीव या एक किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए
उपयोग में लाए जाते हैं। यानी जो these effective mainly against a single organism और डिजीज, यानी एक जीव या एक रोग के प्रति ये क्या होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। जैसे पेनिसिलिन, अब ये केवल एक ही रोग का इलाज करता है, आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसके बारे में अपन धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं, किसके लिए ये उपयोग में आता है। एक एंटीबायोटिक आपके पास में है क्लोरेम्फेनिकोल। ये क्लोरेम्फेनिकोल किस किस के इलाज में प्रयुक्त होता है? डिसेंट्री, जिसको अपन बोलते हैं पेचिस, बार बार दस्त लगना, निमोनिया, या निमोनिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और टाइफाइड, इसके उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेनिनजाइटिस, जिसको अपन कहते हैं मस्तिष्क ज्वर, और एक होता है टाइफाइड। इनके उपचार में क्लोरेम्फेनिकोल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तपेदिक के उपचार में, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका उपयोग कौन से रोग में करते हैं? तपेदिक, या जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस बोला जाता है, टीबी जिसको अपन कहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। फिर ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन के दो क्लासेज होते हैं, दो वर्ग होते हैं। एक होता है आयरोमाइसिन, ओरोमाइसिन जिसको अपन बोलते हैं, और एक होता है टेट्रामाइसिन। ओरोमाइसिन का उपयोग आँखों के संक्रमण के लिए यूज़ किया जाता है, और टेरामाइसिन जो होता है उसका उपयोग टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों, ये एंटीबायोटिक्स के स्पेक्ट्रम और वाइड रेंज के आधार पर आपके पास में है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। कई बार, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उदाहरण बताइए या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उदाहरण बताइए। कुछ क्लासेस में जो सीमित स्पेक्ट्रम है उसको संकीर्ण स्पेक्ट्रम में भी कुछ बुक्स के अंदर बांटा गया होगा। तो ये लगभग दोनों सेम सी हैं। तो पेनिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, these are the limited spectrum antibiotics, and amoxicillin, ampicillin, ofloxacins are broad spectrum antibiotics। तो ये प्रतिजैविक औषधियाँ जो एंटी माइक्रोबियल्स के तौर पे हमने बांटी हैं, उनके आपके पास में एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो किसी स्पेक्ट्रम विशेष से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको अपन एक और ग्रुप में बांट देते हैं। अब उनके लिए मैं थोड़ी सी एक विशेष बात और करूँगा। इनको सल्फा ड्रग्स बोला जाता है या सल्फा औषधियाँ बोला जाता है। ये बहुत ही काम की औषधियाँ आपके पास में हो जाती हैं कि सल्फा औषधियाँ या सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स हैं वो क्या हैं? सल्फोनिल एमाइड और उसके डेरिवेटिव्स हैं। ये वास्तविक रूप से क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फेनिल एमाइड। यानी सल्फेनिल एमाइड और इसके व्युत्पन्न हैं। ये किसका इलाज करते हैं? कोकाई संक्रमण, जो गोलाकार जीवाणु होते हैं, हिंदी में भी इसको कोकाई ही बोलते हैं। कोकाई संक्रमण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके लिए इसका इलाज किया जाता है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और एक इनको स्पेसिफिक नाम और दिया जाता है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। एक होता है, इसका एग्जाम्पल है सल्फा डाइएजीन या डाइजीन जिसको अपन बोलते हैं। सल्फा डाइएजीन, ये इसका एक एग्जाम्पल है। सल्फापिरिडीन, ये भी एक उदाहरण है इसका।
सल्फापिरिडीन, थर्ड में बात करूंगा सल्फागुआनिडीन, और एक होता है सल्फाथायाजोल। ये वो सल्फा ड्रग्स। अब इनकी कीमत थोड़ी सी कम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रचलन ज़्यादा होता है, तो जो सल्फा ड्रग्स होती हैं उनको रूरल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रामीण औषधियाँ ग्रामीण औषधियों के रूप में भी इनको जानते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक्स के आपके पास में ग्रुप हुए, जिनमें अपन ने अलग अलग तरीके बांटे साहब। एंटीमाइक्रोबियल्स में एंटीबायोटिक्स को अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं हैं। औषधियों के, ड्रग्स के, मेडिसिन्स के नेम हैं, कुछ एक की संरचनाएँ आपके पास में होंगी, और ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो एक दो बार आप कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल ध्यान में रह जाएगा। कोई विशेष बड़े प्रश्न नहीं बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी औषधि का है, उसका उदाहरण बताओ, इस रोग के उपचार में कौन सी औषधि काम में आती हैं, इतना सा आपको इसमें से काम करना है। कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ज़्यादा इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एट अ पॉइंट आप टारगेट लेकर के चलें कि इस तरह की औषधियों को आप ध्यान में रखें। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स।